तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ प्रेरणादायक विचार लाइनें इस प्रकार से हैं। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। उम्मीद जिंदा रखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी 3 बातें हमें याद रखनी चाहिए। आस्था, उम्मीद और इच्छा। अगर ये 3 चीज़ें व्यक्ति में हो, तो वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है। तो इसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे हमारे शरीर का जो संगठन है, वो कैसा होता है। संगठन से तात्पर्य है उसका निर्माण। तो सबसे पहले अणु, परमाणु या यौगिक मिलकर के शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक कार्य को संपन्न करे, उसे उत्तक कहते हैं। और उत्तकों का वह समूह है जो एक विशेष कार्य को संपन्न करे, अंग कहलाता है। फिर अंगों का वह समूह जो एक विशेष संरचना का निर्माण करे, उसको तंत्र कहते हैं। और तंत्रों से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। वैसे तंत्र हमारे शरीर में कुल 8 होते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, जनन तंत्र। तो उन्हीं में से एक है अपना आज का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले पाचन की परिभाषा क्या होती है। तो भोजन के जटिल भागों को रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल घुलनशील पदार्थों में बदलना, यानी जटिल पदार्थों को छोटे पदार्थों में तोड़ना। किसकी सहायता से? रासायनिक क्रिया और एंजाइमों की सहायता से। अब देखिए पाचन तंत्र की संरचना क्या है। तो सबसे पहले अपन कुछ अंगों के नाम यहाँ जो लिखे हुए हैं वो देखेंगे। ये मुख है। मुख के पास में 3 अपनी लाल ग्रंथियां हैं जो लाल रंग में आपको दिखाई दे रही है। 3 जोड़ी होती है, 1 2 3। जीभ के नीचे, जीभ के पीछे और कान के पास में। इसके पास में है ये मुख गुहा है, ये नासाकर्षणी, ये कंठकर्षणी। ये स्वर यंत्र है जिससे अपन आवाज उत्पन्न करते हैं। ये अपना एपिग्लोटिस है जो कि भोजन और श्वास के द्वार को नियंत्रित करता है। इसके बाद में है ये भोजन नली जिसको अपन ग्रास नली बोलते हैं। और ये है श्वास नली जो फेफड़ों में जाती है। ये भोजन नली इधर आके खुलती है आमाशय में। आमाशय के भी 3 भाग होते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। जठरागम, फंडिस और जठरनिर्गमी। इसके बाद में इधर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, इसके नीचे पित्ताशय और पित्ताशय से नलिका जो यहाँ भोजन नलिका से जुड़ी हुई है। नीचे है अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज। और फिर यहाँ से जुड़ती है छोटी आंत की ग्रहणी संरचना। छोटी आंत शरीर की सबसे लंबी आंत होती है। 2 आंत अपने शरीर में होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। अभी छोटा जो नाम इसके व्यास से लिया गया है, और बड़ी आंत का जो व्यास ज्यादा है, छोटी आंत का व्यास कम है। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा है, बड़ी आंत की लंबाई कम है। तो यहाँ से लेकर के ये पूरी छोटी आंत है, इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर तक होती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं, सर्वाधिक पाचन इसमें होता है। मध्यम भाग अग्र क्षुद्रांत, सर्वाधिक अवशोषण इसमें होता है। और पिछला वाला क्षुद्रांत्र भाग। इसके बाद में बड़ी आंत, फिर ये मलाशय और ये गुदा। आइए अपन एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अपन भोजन को यहाँ से ग्रहण करते हैं। चबाने के बाद में लार ग्रंथियों के मिक्स होने पर ये भोजन वहाँ से एपिग्लोटिस में आता है। एपिग्लोटिस वह संरचना है, घाटी ढक्कन है जो भोजन को भोजन नाल में ही भेजता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से भोजन आया और फेफड़ों में चला गया। तो इसी के द्वारा यह भोजन अपने आमाशय में जाता है। लार ग्रंथियों से स्रावित जो एंजाइम है, टाइलिन या एमिलेज एंजाइम, वह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को पाचित करने का काम करता है।
और लुगदी बनाता है, भोजन को लसा-लसा बनाता है, इससे उसकी गति आसान हो जाती है। तो यहाँ से भोजन जब आमाशय में आता है, तो आमाशय के अंदर 3 भाग होते हैं, जठरागम, फंडिस और जठर निर्गमी। तो यहाँ भोजन लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे तक रहता है। इस कार्य के समय के दौरान आमाशय की आंतरिक संरचना से HCl अम्ल का स्रावण और कुछ प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे कि पेप्सिन है, रेनिन है, तो उन एंजाइमों को स्रावण यहाँ पर होता है और प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। और HCl अम्ल भोजन के साथ में आई हुई जीवाणु को मारने का काम करता है। इसके बाद में यकृत ग्रंथि से निकला हुआ जो पित्त रस है, वो पित्ताशय से इस यांस नलिका में खुलता है और अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम जैसे काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है आदि, वो भी यहाँ से मिलते हैं और अपने कार्य को संपन्न करते हैं। पित्त रस भोजन में उपस्थित छोटी-छोटी वसा को छोटी-छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम करता है और यहाँ से भोजन पाचित होकर के छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में उसका सर्वाधिक पाचन विभिन्न एंजाइमों के द्वारा और फिर इसका जो मध्यम वाला भाग है, उसमें उसका सर्वाधिक अवशोषण होता है। बचा हुआ अत्यधिक पानी और जो भोजन है, वो इस भाग में चला जाता है। बड़ी आंत भोजन में से खनिज लवण और जल का अवशोषण करती है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, एक 3-4 इंच लंबी एक संरचना अंगुली के समान, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक परिशिष्टिका के रूप में कार्य करती है, जिसका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है। कई बार इसमें भोजन यहाँ से आकर के इसमें फँस जाता है, तो दर्द होने के बाद इसको ऑपरेशन के द्वारा काट करके बाहर निकाल देते हैं। ये जो बड़ी आंत है, इसके भी 3 भाग हैं और इसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक होती है। बड़ी आंत का ये इधर वाला जो भाग है, इसको मलाशय बोलते हैं। मल प्लस आशय, जहाँ पर मल आकर के इकट्ठा होता रहता है और जब मलाशय भर जाता है तो इसको गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए पाचन तंत्र की परिभाषा। तो भोजन ग्रहण से लेकर के मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित होकर के सामंजस्य के साथ में कार्य करती है, उसको पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र के जो अंग हैं उनका क्रम देखिए। मुख सबसे पहले ग्रसनी है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार आदि। तो ये चित्र देख करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके बाद में पाचन में जो 3 ग्रंथियां हैं वह हैं लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ग्रंथियां वैसे और भी है, लेकिन पाचन तंत्र में ये तीनों ही ग्रंथियां कार्य करती है। प्रश्न कई बार यहाँ से आता है कि पाचन ग्रंथियां कौन सी है या कौन कौन सी नहीं है, तो लार, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। अब है कि अपनी आहार नाल की जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई 8 से लेकर के 10 मीटर तक हो सकती है। अधिक भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज 8 से लेकर के 10 मीटर तक होती है। अगर हम फीट में बात करें तो लगभग 22 से 25 फीट तक इसकी लंबाई हो सकती है। तो इस प्रकार से अपना ये पाचन तंत्र था। पाचन तंत्र के अलावा जैसे अपन बात करें, यहाँ पर ये प्लिया है, स्प्लीन, इसको हम पाचन तंत्र में सम्मिलित नहीं करते। ये हमारे शरीर का आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। अर्थात हमारे शरीर में जो आरबीसी अपने जीवन काल के बाद नष्ट हो जाती है, वो प्लीहा के अंदर आकर के नष्ट होती है और यहाँ से जो अपशिष्ट बचता है वो लीवर में चला जाता है और लीवर से फिर अपने इस भोजन नाल में चला जाता है और इन्हीं के द्वारा बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन नामक 2 पदार्थ बनते हैं और उसी के द्वारा अपने मल का रंग पीला होता है। तो प्लीहा भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी प्रकार से लीवर अपने शरीर की एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। ये विभिन्न रसायनों का निर्माण करने के कारण शरीर की इसको जैविक घड़ी या एक प्रयोगशाला के नाम से भी इसको जानते हैं। और लीवर एक ऐसा अंग है जो कि दोबारा जनरेट हो सकता है या दोबारा इसका निर्माण हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझने के लिए इसको आप
वीडियो को बार-बार देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।